हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सैंडी सर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम आपके इंडियन इकोनॉमी का एक चैप्टर है एनवायरनमेंट, वो पूरा चैप्टर हम लोग नहीं करने वाले हैं। उस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन, क्योंकि देखो एनवायरनमेंट चैप्टर में बाकी सब कुछ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सारा कुछ आप लोगों ने जो है वो छोटी क्लासों में आपने पढ़ा हुआ है। उस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सीबीएसई में जो है वो आता ही आता है। सीबीएसई उससे जो है वो क्वेश्चन पूछता है। आज हम वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में, और वो टॉपिक है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो पढ़ने क्या वाले हैं, मीनिंग क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो इफेक्ट्स है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो क्या असर पड़ता है, एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो क्या असर पड़ता है। इसमें हम लोग ग्लोबल वार्मिंग जो है ये सब कुछ जो है वो कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, सो नाउ ये हम लोगों को पता है अच्छे से कि देखो एनवायरनमेंट और इकोनॉमी जो है वो जो है इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, और एक दूसरे की जरूरत है। कैसे? देखो एनवायरनमेंट अगर नहीं होगा तो यानी हमारे आसपास में अगर एयर नहीं है, मान लो अगर हमारे पास वाटर नहीं है, पेड़ नहीं है, ठीक है, ये सब अगर हमारे पास नहीं होगा तो यहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और वैसे ही एक इकोनॉमी बनने के लिए एनवायरनमेंट की जरूरत है, एनवायरनमेंट है तो इकोनॉमी है। लेकिन अब इकोनॉमी हमारी भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्या जो है अगर हमें अपनी डेवलपमेंट चाहिए तो हम लोग क्या करें, एनवायरनमेंट का जो है वो प्रोटेक्शन करें। तो दोनों जो है वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो उस एक दूसरे की जरूरत है, तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है वो आया। अब देखिए क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट जब हो रही है इकोनॉमी में, जब भी डेवलपमेंट हो रही है तो उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट के साथ साथ जो है वो रिसोर्सेज का आप बोल सकते हो कि डिग्रेडेशन जो है वो हो रहा है। एक तरफ तो ठीक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट की जो कॉस्ट या जिसको आप बोल सकते हैं या प्राइस जो हमें जो चुकाना पड़ रहा है वो कैसे चुकाना पड़ रहा है, वो एनवायरनमेंट में जो है वो डिग्रेडेशन जो है हो रही है। एनवायरनमेंट जो है वो खराब होते जा रहा है, किसकी वजह से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चक्कर में। ठीक है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या, ठीक है, तो देखो ये जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये कंसेप्ट जो है पे स्ट्रेस दिया गया यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, जिसमें क्या बताया गया कि ऐसी डेवलपमेंट जो क्या करती है, प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को भी क्या करे, पूरी करे, बिना फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज किए हुए। क्या मतलब कि सपोज जैसे कि मान लो हम कोल की बात कर लेते हैं, पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। ठीक है, आप कोल को यूज कर कर जो है वो एनर्जी जनरेट कर रहे हो, जिससे आप क्या कर रहे हो, मान लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हो। आप पेट्रोलियम से जो है वो क्या कर रहे हो, जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हो, या इकोनॉमी चलाने में जो है वो एक बहुत बड़ा टूल है। अब मान लो फ्यूचर जनरेशन के लिए ये कोयला और ये पेट्रोल अगर नहीं होगा तो यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के साथ हम लोग जो है वो बहुत गलत कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलता है कि केयरफुली या रैशनल तरीके से हम लोगों को क्या करना है, रिसोर्सेज को यूज करना है, ताकि प्रेजेंट जनरेशन की भी जो है वो नीड्स फुलफिल हो जाए, और आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो है उसकी भी जो है नीड्स जो है वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। ठीक है, अब इसमें जो है देखो ये बेसिकली एक मॉरल इशू है। मॉरल इशू क्या है, ये हम लोगों को समझना है कि आप हम मतलब ही नहीं हो सकते, क्योंकि देखो आप तो बोलोगे कि भाई हम तो चले जाएंगे यहां से, हमारी फ्यूचर जनरेशन को किसने देखा, तो हमें मतलब ही नहीं होना है। ठीक है, अगर हम रैशनली जो है रिसोर्सेज का यूज करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है वो हम रिसोर्सेज छोड़ सकते हैं, वो लोग भी जो है इन रिसोर्सेज को वो यूज कर कर जो है वो एक अच्छी लाइफ जो है वो क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। ठीक है, अब ब्रंटलैंड कमीशन ने भी 1987 में एम्फसाइज किया किसके ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, और ये हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, ये हम सब की क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन है कि इस प्लैनेट अर्थ को हम अच्छी कंडीशन में जो है फ्यूचर जनरेशन के हवाले करें। ऐसा नहीं कि हम प्लैनेट अर्थ को जो है वो पूरी तरह से जो है वो एक्सप्लॉइट कर कर अपनी फ्यूचर जनरेशन को दें, और उन फ्यूचर जनरेशन में उनके पास जो है वो कुछ भी ना हो। ठीक है, ओके, अब मेजरमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप कैसे मेजर कर सकते हो, ठीक है, कंसेप्ट समझना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो मेजर की जाती है किसमें, इन टर्म्स ऑफ ग्रीन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आप लोगों को मैक्रो जो बुक है इकोनॉमिक्स की, उसमें आपने नेशनल इनकम चैप्टर जो है वो पढ़ा हुआ।
ठीक है। अब यहां पर बोला गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आपको मेजर करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हो, ग्रीन नेशनल इनकम से। अब देखो नेशनल इनकम से क्या होता है, नेशनल इनकम से जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बन रही है, किसके लिए, इकोनॉमी के लिए जो है गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है, और उससे जीडीपी जो है हमारा जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जितना ज्यादा जीडीपी बढ़ रहा है उतना हम लोग जो है वो क्या है, डेवलप होते जा रहे हैं। अब ग्रीन नेशनल इनकम अगर आपको समझना है तो ये कैसे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी हो रही है, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हम जो बना रहे हैं हर साल, इन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के चक्कर में, इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के चक्कर में रिसोर्सेज का जो लॉस हो रहा है, क्योंकि देखो एक साइड डेवलपमेंट होगी तो एक साइड पर तो लॉस होगा, तो यानी उस एनवायरमेंट के अंदर जितना भी लॉस हो रहा है किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चक्कर में, उस लॉस को, यानी उस लॉस की जो वैल्यू है उसको अगर हम लोग क्या करें, टोटल नेशनल इनकम में से उस लॉस की वैल्यू को हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो क्या मेजर कर सकते हैं हम लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना। और यानी ये लॉस जितना ज्यादा होगा तो इट मींस उतनी ज्यादा जरूरत है हम लोगों को किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। ठीक है। सपोज 100 करोड़ जो है मान लो नेशनल इनकम आया, ये मानकर चलते हैं। और 100 करोड़ नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ कि सपोज ये मान लेते हैं कि 100 करोड़ के हम लोगों ने क्या कर लिया, गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों ने बना लिया। अब इन 100 करोड़ की गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के चक्कर में हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज का लॉस हुआ, ऐसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, हमारे रिसोर्सेज का जो लॉस हुआ हम वो मान लेते हैं कि 20 करोड़ जो है वो हमारा रिसोर्सेज की जो वैल्यू थी, जो लॉस हुआ हमारा 20 करोड़ डिग्रेड हुआ। हम इस 100 करोड़ में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 20 करोड़ को, तो यानी हमारी नेशनल इनकम जो है वो कितनी आ गई, 80 करोड़ आ गई। तो यानी कि ये जो 20 करोड़ है, यानी कि इतना जो है वो आप लोगों ने क्या किया, या हम लोगों ने क्या किया है, इतना जो है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज को क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो ये जो वैल्यू है, यहां से हमें पता लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है या नहीं। अब अगर ये वैल्यू बढ़ जाएगी, अब मान लो ये 20 करोड़ से 40 करोड़ हो जाए, तो यानी कि 100 करोड़ में से 40 करोड़ हम माइनस करेंगे, बचेगा 60 करोड़। यानी लॉस जो है एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, 40 करोड़ का जो है वो लॉस हुआ है। तो यानी कि जब नेशनल इनकम में से हम इस लॉस को माइनस करते हैं, वो हमारा क्या निकलता है, ग्रीन जो है नेशनल इनकम। और ये जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी, जितना ज्यादा लॉस हमें होगा, तो समझ लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी उतनी हम लोगों को जो क्या है, जरूरत है। ठीक है। तो हाँ, ये लिखा है, एनी राइज इन ग्रीन नेशनल इनकम वुड इंप्लाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फीचर्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। ठीक है, तो फीचर्स क्या है, तो राइज इन इनकम, रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है ना, रिसोर्सेज को जो वो हमें क्या करना है, रैशनली जो हमें क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के वेलफेयर का भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि इस तरह से हम लोग रिसोर्सेज को यूज करें कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हम लोग जो है रिसोर्सेज को छोड़कर जाएं, और वो लोग उन रिसोर्सेज को यूज करें, उनका क्या हो सके, वेलफेयर हो। और एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक फीचर है एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन, क्योंकि अगर एनवायरमेंट ही नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट किसकी करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब कौन कौन सी कंडीशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, मतलब किस तरह से जो है वो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हो, इसको पॉसिबल बना सकते हो। तो इसमें क्या है आपका, सबसे पहले हम लोगों को भाई पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन तो वैसे भी रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन। कोई भी प्रॉब्लम उठाकर देख लो इकोनॉमी में चल रही है तो पॉपुलेशन सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ी और पहली प्रॉब्लम जो आ जाएगी वो पॉपुलेशन आ जाएगी। अब कैसे यहां पर जो है वो जरूरी कैसे है पॉपुलेशन कंट्रोल या पॉपुलेशन ग्रोथ, देखो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत होगी, जितनी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी उतना रिसोर्सेज का जो है वो एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, उतना रिसोर्सेज का क्या होगा, वेस्ट होगा, और जितना ज्यादा रिसोर्सेज का वेस्ट होगा फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचाओगे। ठीक है, तो इसलिए पॉपुलेशन को हमें क्या करना है, पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर कंट्रोल करना है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करनी है। अब देखो हमें टेक्नोलॉजी को, इक्विपमेंट्स या टेक्नोलॉजी एनहांस हमें करनी है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी करनी है कि वाइल एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज,
रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते टाइम अगर मान लो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होगी तो क्या होगा, बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। तो हमें अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करनी है रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन के टाइम पर, ताकि जो है वो जो वेस्ट जो है वो बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम जो है वो क्या हो, वो वेस्ट हो। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हम लोगों को यूज करना है, ठीक है, सोलर एनर्जी का यूज करो, वाटर एनर्जी का यूज करो, ठीक है। उसके बाद पॉल्यूशन को जो हमें जो है वो क्या करना है, कंट्रोल करना है, क्योंकि जितना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा उतना ज्यादा एनवायरनमेंट को क्या मिलेगा, डैमेज मिलेगा, और जितना ज्यादा डैमेज होगा तो फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है एक प्रॉब्लम होगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्या डिफरेंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में, ठीक है। अब देखिए, मैं अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको समझ आ गया कि हमें रिसोर्सेज को क्या करना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है वो बचा के रखना। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलता है कि रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए, और देखो प्रेजेंट जनरेशन का भी पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए, ठीक है, और फ्यूचर जनरेशन का भी जो है वो पर कैपिटा इनकम, मतलब यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो ये बोलता है कि ठीक है भाई, डेवलपमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि प्रेजेंट जनरेशन का पर कैपिटा इनकम तो बढ़े बढ़े, लेकिन रिसोर्सेज को हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखना है, ताकि फ्यूचर जनरेशन का भी जो है वो पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या बढ़े। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या बोलती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलती है कि भाई पर कैपिटा प्रेजेंट जनरेशन का प्रेजेंट टाइम पर जो है वो पर कैपिटा इनकम बढ़े और इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो क्या हो, वो बढ़े। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलती है कि एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन का हमें खास करके ध्यान रखना है। डेवलपमेंट करते टाइम हमें यह ध्यान रखना है कि एनवायरमेंट जो है वो क्या रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे, उसका जो है वो हम लोग एक्सप्लॉइटेशन जो है वो ना करें। वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात नहीं करती। एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मतलब है सिर्फ किससे भाई, इकोनॉमी की जो है वो क्या होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। इन्हें मतलब नहीं कि एनवायरमेंट के जो है वो क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलता है कि हमें रैशनल यूटिलाइजेशन करना है, जो है किसका, रिसोर्सेज का रैशनल यूटिलाइजेशन करना है, और फ्यूचर जनरेशन के इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट कर चलना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो हम लोग जो है वो कुछ रिसोर्सेज जो है वो छोड़े। और वहीं पर एनवायरमेंट डेवलपमेंट जो है, एनवायरमेंट डेवलपमेंट ये ओवरलुक करता है किसको, नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉइटेशन को, ये ध्यान ही नहीं देता उसके ऊपर, ये बात करता है सिर्फ और सिर्फ किसकी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ठीक है। अब हरमन डेली ये बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट समझ लो जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया। तो इन्होंने भी बोला कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो इन्होंने भी बोला कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन को लिमिट कर दो, कम कर दो, टेक्नोलॉजी को बढ़ाओ, सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन। अब देखो सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई उतना ही एक्सट्रैक्ट करो जितनी आपको जरूरत है, लिमिट से ज्यादा एक्सट्रैक्ट मत कर लो, वो वेस्ट हो जाएगा। तो उतना ही प्रेजेंट जनरेशन के लिए उतना ही एक्सट्रैक्ट करो जितना उनके लिए जरूरी है, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो है वो क्या हो, रिसोर्सेज बचे रहे। देन उसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो है वो सब्स्टिट्यूट लेकर आओ। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्योंकि वो लिमिटेड होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, तो उसका क्या करो, सब्स्टिट्यूट लेकर आओ। उनका सब्स्टिट्यूट क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। देन उसके बाद इनएफिशिएंसी में करेक्शन। इनएफिशिएंसी का मतलब रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन के टाइम पर जो है, जो एफिशिएंसी है वो फुल एफिशिएंसी होनी चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए एक्सट्रैक्शन करते टाइम रिसोर्सेज का। तो उस एफिशिएंसी के ऊपर भी जो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं। अब क्या इफेक्ट्स पड़े किसके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, किसके ऊपर, रिसोर्स के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो देखो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने जो है वो इकोनॉमिक प्लान, देखो 1951 में जो है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका आ गया था। 1950 में जो है वो प्लानिंग कमीशन आपका बना, और 1951 में जो है वो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो आपका आ गया। तो इंडिया ने जो है वो क्या किया, इकोनॉमिक प्लान्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए, किसकी डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। अब वो प्लान्स में क्या था, डेवलपमेंट किस किस की डेवलपमेंट की, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट की, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट, और भी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जो है वो डेवलपमेंट की। तो उसी टाइम पर क्योंकि पॉपुलेशन भी जो है वो क्या होते जा रही थी, ग्रो होते जा रही थी, और उसी टाइम पर हाई डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जो है वो बढ़ते जा रहा था, ठीक है ना। और नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड जो है वो क्या होती गई, धीरे धीरे जो है वो बढ़ती गई। बहुत सारे रिसोर्सेज को क्या कर दिया गया, इतना एक्सेसिवली जो है वो क्या कर लिया गया, एक्सप्लॉइट कर लिया गया, ठीक है। और मतलब इतना एक्सप्लॉइट ज्यादा कर लिया कि रीजनरेशन कैपेसिटी में उनको बहुत मुश्किल है, मतलब वो रीजनरेट होने में बहुत टाइम लगाएंगे। लेकिन हम लोगों ने उनको पहले ही क्या कर लिया, जो है वो
एक्सप्लॉइट कर लिया, अब उन्हें बनने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब जो प्रेशर जो है वो पड़ा एनवायरमेंट के ऊपर पड़ते रहा, क्योंकि देखो एनवायरमेंट की भी क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है, यानी एक हद तक जो है एनवायरमेंट भी जो है वो क्या कर सकता है, वेस्ट को जो है वो कैरी कर सकता है। अगर एक्सेस में जो है वो वेस्ट लेकर आओगे तो एनवायरमेंट की भी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो खत्म होगी, तो यानी एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर जो है, या एनवायरमेंट एब्जॉर्ब कर पाए जिन वेस्ट मटेरियल्स को, वो जो है उसके ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ने लगा। इससे जो है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट तो हुई, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो बहुत प्रॉब्लम जो है वो हम लोगों को जो है समझ लो कि एनवायरनमेंट का एक्सप्लॉइटेशन हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो डिग्रेडेशन जो है स्टार्ट हो गया, किसमें, जो है एनवायरनमेंट के अंदर में। तो यानी कि एक तरफ तो डेवलपमेंट हुई, लेकिन साथ ही साथ में दूसरी साइड में जो है वो क्या हुआ, हमारी जो है वो एनवायरनमेंट का जो है वो क्या हो गया, डिग्रेडेशन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं, स्ट्रेटेजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, देखो अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, वही है क्या, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो है वो यूज करो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का यूज करो, विंड पावर इसका यूज करो, क्लीनर फ्यूल्स का यूज करो, जैसे गांव के एरियाज में एलपीजी, गोबर गैस, अर्बन एरिया में सीएनजी, ठीक है, कंप्रेस नेचुरल गैस, विंड पावर को यूज करो। देखो विंड पावर में स्टार्टिंग में इनिशियली तो आपको खर्चा लगेगा, ठीक है, लेकिन जो है इसका एनवायरनमेंट के ऊपर जो है एडवर्स इंपैक्ट जो है वो नहीं होता है, तो ये सब यूज करके सोलर पावर जो है, फोटोवोल्टिक सेल्स, अब देखो पैनल्स आ गए, सोलर पैनल्स आ गया, उन सोलर पैनल्स को जो है वो यूज कर यानी आप सोलर एनर्जी को जो है वो यूज कर सकते हो, उससे एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो कोई असर नहीं पड़ेगा। बायो कंपोस्टिंग, खुद कंपोस्ट, देखो फर्टिलाइजर्स का टोटल बैन कर दे, फर्टिलाइजर्स का हम लोग टोटल यूज करना जो वो क्या कर दे, बंद कर दे, खुद ही जो हम लोग जो बायो कंपोस्ट जो है वो तैयार करें, तो उससे भी जो है वो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। फिर बायो पेस्ट कंट्रोल, देखो पेस्ट कंट्रोल में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सब डाला जाता है, जिससे जो है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इन बायो पेस्ट का भी जो है वो क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को जो है वो कम से कम यूज करने पड़ेंगे, या इसको बंद करो, या इसका कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट देखना पड़ेगा जिसका एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो क्या कोई असर ना पड़े। अब रिसोर्सेस के एक्सट्रैक्शन में, ठीक है, एक और प्रॉब्लम ने जन्म लिया, जिसको बोला जाता है क्या, ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि देखो ये जो प्रॉब्लम आई है, ये ह्यूमन की वजह से ही आई है, हम लोगों की वजह से ही आई है। अब कैसे हुआ, देखो ये माना जा रहा है आने वाले टाइम में जो है अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है। अब जैसे हम एग्जांपल समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या, तो मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम क्या, उसकी आप एक प्रॉपर्टी समझ लो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, सनलाइट को आने तो देती है लेकिन वापस नहीं जाने देती, वो क्या कर देती है, उसको ट्रैप कर लेती है। ठीक है, अब जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा, यानी जितना ज्यादा पोल्यूशन होता जाएगा, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब उससे से ज्यादा सोलर एनर्जी को क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करेगा, ट्रैप करके रखेगा। अब सोलर एनर्जी आई और वापस पूरी की पूरी नहीं गई, थोड़ी एनर्जी कहां पर ट्रैप हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड ने ट्रैप कर ली। अब धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता रहेगा, सोलर एनर्जी और ज्यादा वो ट्रैप करता रहेगा, और इससे क्या होगा, इससे अर्थ का जो है वो क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगेगा, और इसी को बोला जाता है क्या, ग्लोबल वार्मिंग। अब इस टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने से जो है आइस, जो भी ग्लेशियर पे आइस है वो क्या हो जाएगी, वो पिघल जाएगी। आइस के पिघलने से क्या होगा, सी लेवल जो है वो राइज हो जाएगा। सी लेवल के राइज होने से क्या होगा, जो भी लोग कोस्टल रीजन में रह रहे हैं उन्हें फ्रीक्वेंट फ्लड्स का जो है वो क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सी लेवल हाई हो जाएगा। देन हुरिकेन्स, तूफान आ जाएंगे, ट्रॉपिकल बीमारियां आ जाएंगी, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर भी जो है वो एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। सीजन साइकिल में चेंज हो जाएगा। अभी जैसे आज के टाइम पर भी आप देख सकते हो कि सर्दियां आने में जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लगा, और एकदम से आई भी और एकदम से भी जाने भी लग गया, फिर से गर्मी लगने लग गई है। तो यानी सीजन साइकिल में भी जो है वो चेंज आएगा। एनिमल्स के ऊपर भी जो है इसका बुरा असर जो है वो होगा। ठीक है, तो ये था ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और कहीं ना कहीं पर ये जो है सीरियस कंसर्न है हमारे आज के टाइम में। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने पढ़ा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हमने क्या पढ़ा कि रिसोर्सेज को हमें रैशनली जो है वो जुडिशियली जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ताकि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी जो है वो क्या हो सके, रिसोर्सेज जो है वो बच सके। तो आई होप इस वीडियो लेक्चर में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
और अगर अच्छे से समझ आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।